आज का टॉपिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जा सके? जैसे समय के साथ हर जगह चेंजेस आते हैं, स्कूल में चेंजेस आते हैं, कॉलेज में चेंजेस आते हैं, फैमिली में चेंजेस आते हैं, हर जगह कहीं ना कहीं चेंजेस आते हैं। जैसा आज से 10 साल पहले टाइम था, क्या आज सेम टाइम है? नहीं, सब हर साल कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज होती है, चीज़ें इवॉल्व होती है, बेटर होती है। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज किया जा सकता है? जी हाँ, पर कॉन्स्टिट्यूशन को कितना चेंज किया जा सकता है, कितना नहीं, वो आज हम समझेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पहले से ही पता है क्या होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? अमेंडमेंट वर्ड का मतलब होता है समय के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एडिशन, डिलीशन, कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट में बदलाव करना, कुछ नई चीज़ें ऐड करना, कुछ चीज़ों को मॉडिफाई करना, कुछ चीज़ें डिलीट करना, इसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ। जब 1915 के टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, तब यूपीआई जैसी चीज़ें, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती थी, लेकिन अब वो सब चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। तो उससे रिलेटेड चीज़ों पे लॉज, उससे रिलेटेड रूल्स चेंजेस लाना ऑब्वियस सी बात है। तो वो सब चीज़ें ऐड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें जो अभी ज़रूरत में नहीं है वो मॉडिफाई भी की जा सकती है या हटाई भी जा सकती हैं। तो उस हिसाब से जैसे समय में चेंज आया, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों में भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। अब बात करते हैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि पार्लियामेंट को पूरी ही पावर दे दी कि वो खुद को अनलिमिटेड पावर्स ले सकता है। नहीं, उनकी खुद की पावर्स इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ला सकते हैं, ये पावर जरूर पार्लियामेंट के पास है। क्वेश्चन आता है कि हमको अमेंडमेंट चाहिए क्यों, अमेंडमेंट करना ही क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन में? सबसे पहला आता है सोसाइटी चेंजेस। जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, नई चीज़ों को एड्रेस करना पड़ता है, इसीलिए अमेंडमेंट ज़रूरी है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले के टाइम में ना डिजिटल चीज़ें नहीं थी, डिजिटल प्राइवेसी की नीड नहीं थी, कुछ भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन आज की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, तो उसको लेके भी कानून बनाना, उससे रिलेटेड भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए सोसाइटी चेंजेस, उस हिसाब से अमेंडमेंट भी ज़रूरी है। कि अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है? न्यू लॉज एंड पॉलिसीज़ को लाने के लिए, उनको इन्वॉल्व करने के लिए अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है। नई पॉलिसीज़ के हिसाब से चलना, जैसे सपोज पंचायती राज लाना है या कुछ डिफरेंट करना है, तो इसीलिए न्यू पॉलिसीज़, न्यू चेंजेस को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इम्पॉर्टेंट है। कभी देश के विकास के लिए नए कानून, नए रिफॉर्म्स, ये सब लाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में न्यू लॉज एंड पॉलिसीज़ के लिए अमेंडमेंट किया जा सकता है। थर्ड रीज़न है टू सॉल्व कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स। देखो, समय के साथ ना कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लिखा गया था, उस हिसाब से समय के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती हैं। तो चेंजेस को इन्वॉल्व करने के लिए, हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब उसमें सब चीज़ें मेंशन की गई हो, तो कुछ चीज़ों को बेटर करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जाता है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट रीज़न है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, टू मेक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से लिखा गया है वही चलता आएगा, तो शायद इम्प्रूवमेंट की चांसेस थोड़ी कम रहेंगी। बट समय के साथ अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाएंगे तो इम्प्रूवमेंट की चांसेस ज़्यादा होगी और डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो देश की भलाई के लिए गवर्नमेंट के ऊपर भी डीपीएसपी जैसे कुछ रूल्स में चेंजेस लाना या सिटीजन्स पे कुछ चीज़ें लाना, ये सब चीज़ें अगर अपन करते हैं तो देन डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग बनती है। बात करते हैं हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। अमेंडमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? सबसे पहले होता है सिंपल मेजॉरिटी, देन होता है स्पेशल मेजॉरिटी, एंड देन थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स। अब अपन समझते हैं सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है। सिंपल मेजॉरिटी होता है जब 50% से ज़्यादा वोट एक के फेवर में हो,
तब अपन उस सिचुएशन को बोलते हैं सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी में बात करते हैं कि जब वहाँ पे हाउस में जितने मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा वोट अगर अमेंडमेंट के फेवर में है तो वो अमेंडमेंट हो जाता है, तब वो अमेंडमेंट हो जाता है। फेवर देखा जाता है कि कितने पीपल उस फेवर में है। अगर 50% से ज़्यादा लोग उस फेवर में हैं तो उसको बोला जाता है सिंपल मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को पार्लियामेंट ऑर्डिनरी लॉ की तरह इसको चेंज कर सकती है। कौन से रूल से? सिंपल मेजॉरिटी रूल से। अब मान लीजिए लोकसभा में कुछ पर्टिकुलर वोट के लिए 400 मेंबर्स प्रेजेंट है, तब कितने वोट्स चाहिए आपको अपने अमेंडमेंट के लिए? सिर्फ 201 वोट चाहिए। अगर 201 वोट फेवर में रहेंगे तो डेफिनेटली वो अमेंडमेंट होगा और इसी अमेंडमेंट को नाम दिया जाएगा सिंपल मेजॉरिटी। हम सिंपल मेजॉरिटी के एग्जाम्पल के बारे में। सिंपल मेजॉरिटी का एग्जाम्पल क्या है? न्यू स्टेट फॉर्मेशन हो सकता है, कुछ नई स्टेट फॉर्मेशन हो करना है तो मेजॉरिटी वोट से उस चीज़ को किया जा सकता है, या स्टेट का नाम चेंज करना है, या उसकी बाउंड्रीज सेट करना है, या सिटीजनशिप का कोई मैटर हो तो उस बेसिस पे मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट काम कर सकता है। अब बात करते हैं हम कौन सी मेजॉरिटी के बारे में? स्पेशल मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है? इसमें दो कंडीशंस होती है। सबसे फर्स्ट कंडीशन होती है टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी। टोटल मेंबरशिप मेजॉरिटी है ना, उसमें ये नहीं है कौन प्रेजेंट है कौन प्रेजेंट नहीं है, जितने भी टोटल मेंबर्स हैं उनमें से 50% से ऊपर के वोट आने चाहिए, तब भी इसको बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। और इसमें इसके साथ एक और कंडीशन पूरी करनी होती है कि जो मेंबर प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 की मेजॉरिटी अपने पास हो, तब जाके अमेंडमेंट हो सकता है। इसीलिए इसको बोला जाता है स्पेशल मेजॉरिटी। सपोज यहाँ पे 100 मेंबर्स हैं टोटल मेंबरशिप में, तो 50 से ऊपर के वोट चाहिए, 50 के ऊपर से वोट चाहिए। और सपोज यहाँ पे 90 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो इसका 2/3 करना है। 90 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो ये कितना हो गया? 60 मेंबर्स चाहिए कि 60 मेंबर्स के वोट उनके फेवर में हो, तब जाके अमेंडमेंट पॉसिबल। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को अमेंड करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी यूज होता है। ये सिंपल मेजॉरिटी से थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। थर्ड अमेंडमेंट का टाइप के बारे में बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस हाफ ऑफ द स्टेट। स्पेशल मेजॉरिटी में तो दोनों कंडीशंस बताई थी, वो सेम एज इट इज कंडीशन इसमें भी होगी। और थर्ड क्या है? हाफ ऑफ द स्टेट, मतलब 50% स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए उसके लिए। स्टेट लेजिस्लेचर है ना जो स्टेट के, उनका अप्रूवल चाहिए, तब जाके ये अमेंडमेंट पॉसिबल होता है। ये जनरली इन दोनों अमेंडमेंट से ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इसमें 50% स्टेट मतलब ह्यूज नंबर है जिनका अप्रूवल चाहिए। अब बात करते हैं, आपको तीनों के बीच में डिफरेंस पूछा जा सकता है। सबसे पहला है ये आर्टिकल 368 में अप्लाई नहीं होता है। 368 आर्टिकल की अगर अपन बात करते हैं तो ये उस 368 आर्टिकल में ये अप्लाई नहीं होता है, ये वाला अप्लाई होता है और ये भी अप्लाई होता है। इसीलिए याद रखना कि ये जो सिंपल मेजॉरिटी है 368 आर्टिकल में 368 आर्टिकल में अप्लाई नहीं होगा, बाकी ये दोनों अप्लाई होंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन। क्या बोलता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन? ये बोलता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन की चीज़ों को अमेंड कर सकती है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। कब बोला गया? ये 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। बात करते हैं एक बहुत पॉपुलर फेमस केस लॉ के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे बड़ा केस लॉ माना जाता है, केशवंदा भारती केस। 1973 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। क्या जजमेंट था? पार्लियामेंट के पास पावर है अमेंड करने की, कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीज़ों को अमेंड कर सकती है, कुछ पावर्स को अमेंड किया जा सकता है, कुछ प्रोविजंस को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। आप अमेंडमेंट ला सकते हो बट उसके बेसिक स्ट्रक्चर को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। और ये सब के साथ पे पता चला आर्टिकल 368 की लिमिट्स भी क्लियर कर दी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी। हम
अब बात करते हैं हम बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। हमने इतनी देर से ये तो बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, पर बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है रूल ऑफ लॉ, सेकेंड आता है जुडिशियल रिव्यू, थर्ड आता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, फोर्थ आता है फेडरलिज्म, नेक्स्ट है सेक्युलरिज्म, नेक्स्ट है डेमोक्रेसी, नेक्स्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, लास्ट है फंडामेंटल राइट्स की कोर वैल्यू। ये है बेसिक स्ट्रक्चर। इस चीज़ों को छेड़छाड़ नहीं करना है, इस चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। और एक और पॉइंट इसमें बेसिक स्ट्रक्चर में आता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। लॉ को सुप्रीम माना गया है तो लॉ को भी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में ही काउंट होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 368 क्या होता है। याद रखना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर आर्टिकल 368 ही देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अभी हमने समझा बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें आती है, ये पूछा जा सकता है। 3 टाइप्स आ सकते हैं, 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट पूछे जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना अमेंडमेंट वाला, वो परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।